जय हिंद। एनसीईआरटी 6 क्लास की ये आपका अध्याय 2 होगा, जिसमें हम देखेंगे विशेष रूप से इसमें स्टडी किस पे करनी है। तो हमारा स्टडी का फोकस जो होगा वो होगा आपका ग्लोब पे। ठीक है, अब ग्लोब हम जब देखते हैं तो कैसे उसकी स्टडी करते हैं, कैसे उसमें स्थितियों को प्राप्त करते हैं, वो किसके सहारे करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर के सहारे जो है आप ग्लोब में किसी भी कंट्री हो या किसी भी प्लेस की स्थिति को आप ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हो। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही दिया गया है इमेज, तो आप यहाँ देखते हुए चलेंगे। जैसे देखिए ये जो आपका लाइन खींचा हुआ दिख रहा है ना आपको, है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी को दो भाग बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश। तो यही जो ऐसे वाला जो लाइन होता है ना, जो लेटीट्यूड इंग्लिश में इसको कहते हैं, जो लेटा हुआ रहेगा उसको हम लेटीट्यूड कहेंगे, है ना, अक्षांश कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थिति आपको दिख रही है इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्थिति आपकी सेकंड इमेज में ये जो दिख रही है ये क्या है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है, यानी लंबा आपको दिख रहा है, लंबा सा एक लाइन खींच दिया, ऐसे बोलते हैं ना, लंबा सा लाइन खींचो। तो आप ऐसे खींचते हो, ऐसे तो नहीं खींचते हो ना, है ना। तो अगर आप ऐसे खींचते हो तो ये हो गया आपका अक्षांश, और अगर ऐसे खींचते हो या आप लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबे लाइन, तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेन, अभी यहाँ पे बस इतनी सी याद रखनी है आपको कि 0 डिग्री अक्षांश को देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 डिग्री आपको देशांतर को देखना है। ठीक है, बाकी आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है। अभी धीरे धीरे चलते चलेंगे आगे तो डिटेल आपको मिलते चलेगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे क्या चीजें याद हो गई कि अक्षांश जो है ऐसे लेटी हुई होगी, उसको हम लेटीट्यूड या अक्षांश कहेंगे, और जो लंबा दिखेगा आपको लॉन्ग, वो लॉन्गिट्यूड या आपका क्या होगा, देशांतर होगा। ठीक है, हम आगे अभी देखेंगे, इसको डिटेल आप लोग लेते चलिएगा। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेज दिख रहा होगा तो यहीं पे डिटेल करते चलते हैं इसको। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अक्षांश जैसे 0 डिग्री पे खींचा गया। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया। वहीं आप देखेंगे जस्ट इसके समांतर ही जो डिस्टेंस है उसी पे आपका अगला अक्षांश खींच दिया गया है। फिर देखेंगे आप अगला अक्षांश भी सेम डिस्टेंस में दिख रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, आगे इमेज इतना अच्छा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं ये चीजें तो है बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ यहीं पे डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि ये इमेज अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या बता रहे थे हम, अक्षांश के बराबर आपको दिखा रहे थे, है ना। तो देखिए ये चीजें जो है अक्षांश खींची गई हैं, जब आपको पता है कि ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये जब बराबर बराबर खींची गई हैं यहाँ पे, तो आपको ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी आप देखो तो लगभग आपको समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, समान दिख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, यानी कि आपको इससे समझ आ गया कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। ठीक है, समान रहेगी यानी कि इक्वल रहेगी। अब यहीं पे थोड़ा सा दूसरे फिगर पे जो है इमेज जो दिया हुआ है उस पे नजर डालो आप। अब इस पे देखोगे, अब ये अक्षांश यहाँ पे यहाँ से खींचा गया यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपको नॉर्थ पोल, है ना। आप सभी को पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, दोनों जो पृथ्वियां होती हैं उसमें। ठीक है, किसी भी चीज का जैसे आपका ही एक्सिस है, आप टॉप बॉटम जाते हो कपड़े खरीदने तो कहते हो ना टॉप की दिखा दो, और बॉटम का कहते हो आप लोअर जो पहनते हो, है ना। तो ऐसे ही होता है कि जैसे सभी चीजों के भी जो है अक्षांश होते हैं, जैसे इसी में देखेंगे आप, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा इसका, और ये आपका साउथ पोल है। तो ये सभी को पता होगा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अक्षांश में मैं ये बताना चाह रही थी कि इस इमेज में जैसे आप यहाँ पे देखेंगे देशांतर हमने खींचा। ठीक है, अब दूसरा देशांतर खींच रहे हैं तो आपको एक चीज दिख रही होगी, जैसे यहाँ से जाते जाते देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे दो देशांतर के बीच की डिस्टेंस जो है आपको, क्या वो भी यहीं पे यहाँ पे भी बराबर ही दिख रहा है क्या? नहीं, देखो आपको खुद दिख रहा होगा कि ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग ये पतला हो गया है ना। यहाँ पे जाते जाते जब ध्रुवों पे हम मिलान करते हैं दो देशांतर को, तो वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं यहाँ पे डिस्टेंस देखो दिखाई दे रहा है आपको, दो देशांतर के बीच की दूरी जो है ज्यादा दिख रही है। तो यहीं से आपको याद रखना है कि देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ आपको देखने को मिलेगी, विषुवत रेखा पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा दूरी होती है, और दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे के नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसको गोरे कहते हैं। और ये जो दूरी होती है विषुवत रेखा पे दो देशांतरों के बीच की दूरी, वो कितनी होती है, तो 1 मतलब कि यहाँ पे 0.32 किलोमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज याद रख, अब मतलब इसमें देखिए क्या है, मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्नों को कैसे मतलब समझना और ये आंसर देना है,
इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो है डिस्क्राइब की जा रही है। आपको बस यहाँ पे आप ये ध्यान हो गया होगा कि अब अगर आपसे कोई कहे कि देशांतर के बीच की रेखा जो है, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो आप खुद से भी समझ सकते हो कि हमने देखा था कि इमेज जब हम देशांतर खींच रहे थे तो विषुवत रेखा से जब यहाँ से देखिए सेम चीज़ यहाँ नीचे भी होगा, ठीक है, क्योंकि साउथ पोल में भी मिलते मिलते क्या होगा, उसके बीच की डिस्टेंस जो है ना कम हो जाएगी। ठीक है, आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ऐसे कैसे जा रहा है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसीलिए इसका जो है फिक्स डिस्टेंस नहीं होता है ना, जैसे कि आपने अक्षांश के बीच में देखा ना कि 111 किलोमीटर है, ठीक है, बता दिया हमने, फिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप विषुवत रेखा पे कितनी डिस्टेंस हो जाती है देशांतर के बीच में, तो 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा दो देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, तो विषुवत रेखा पे मिलेगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। और दो देशांतर के बीच की रेखा, जो दो देशांतर के बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गोरे कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये वाला जो डेटा है ना, ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है कि एक गोरे, जैसे कि आपका विषुवत रेखा पे आपने देखा दो देशांतर के बीच की दूरी जो मैक्सिमम होती है उसका मान क्या होता है, तो 111.32 आपका किलोमीटर। ठीक है, और यहीं पे अक्षांश की दूरी का कितना हो गया, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ आ गया है कि ये वाला तो फिक्स है, लेकिन ये वाला फिक्स नहीं था, क्योंकि ये क्या हो रहा था, ध्रुवों पे जाते समय क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है ध्रुवों पे क्या होती है, तो कम होती है, और वहीं पे विषुवत रेखा पे देखेंगे आप, वो इक्वेटर पे वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न बनते हैं ऐसा, तो याद रखिएगा आप ये चीजें। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर, सॉरी, अक्षांश और देशांतर आपने समझ लिया किसको कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। वैसे यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा आप, ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये क्या होता है, साउथ पोल, यानी कि आपकी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। अच्छा, पीछे जो हमने सौर मंडल पढ़ा था ना, सौर मंडल में, तो उसमें हमने सूर्य की किरणें जैसे कि फ्लेम वगैरह होती है। चलिए मैं उसको बाद में आगे डिस्क्राइब करूंगी, ऑरोरा वगैरह क्या होता है। ठीक है, अगर मिला तो चलिए देखते चलते हैं। अभी चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोब, है ना। तो ग्लोब किसने पहले, अब ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्लोब पढ़ रहे हैं, तो ग्लोब आया कहाँ से, किसने बनाया था इसको। तो सबसे पहली बार ग्लोब जो है बनाने का कार्य किसने किया था, तो याद रखना है आपको, ये किया था मार्टिन बैहम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ये नाम याद रखिएगा, नहीं ज़्यादा याद रख सकते हैं तो बैहम ही बस याद रखिएगा, कि जो आपके ग्लोब के निर्माता हैं, यानी कि आपको जो ये ग्लोब दिख रहा है ना, ये ग्लोब आप लोग हर टेबल पे देखते होंगे ऑफिसेस वगैरह में, तो ये ग्लोब के निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैहम। इसको याद रखना है, इसलिए मैं 2 बार बोल रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वही जो ये आपको चित्र दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, आप भारत का भी नक्शा बनाते हो, अफ्रीका का नक्शा बनाते हो, यूरोप का नक्शा बनाते हो, ये सब किसने बनाया था, तो ध्यान रखिएगा, ग्लोब और मानचित्र में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोब का निर्माता है आपके मार्टिन बैहम। ठीक है, और वहीं पे मानचित्र जो है विश्व का, वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था आपके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चाहे यहाँ पे लिखती हूँ, मानचित्र बनाया था आपको मेंडर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम वैसे इनका हो जाएगा अनेक्जीमेंडर। ठीक है, तो अनेक्जीमेंडर ने जो है विश्व का मानचित्र बनाया था, और ग्लोब किसने बनाया था, तो मार्टिन बैहम ने बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोब किसने निर्माण किया है, तो मार्टिन बैहम ने, और विश्व का मानचित्र किसने बनाया है, तो अनेक्जीमेंडर ने। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर को, फिर देखते चलेंगे, जो चीजें मिलेंगी उसको डिटेल करते जाएंगे। हाँ, देखिए दिया है चैप्टर में, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है, हमने पढ़ा था जियोइड है ना। देखिए क्या है, इस पे पर्वत हैं, आपके नदियां हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं मतलब ऊंचा है तो उभर गया है, कहीं तो कट गया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी की जो आकार है ना, वो चपटी अंडाकार अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चपटी अंडाकार भी दिखती है ये, तो कहीं कहीं ये भी मिल जाता है कि हमारे पृथ्वी की आकार चपटी अंडाकार है या नहीं, तो है। ठीक है, बीच से देखेंगे आप उभरी हुई है, वैसे तो सबने इमेज देखी होगी पृथ्वी के, फिर भी याद रखिएगा हमारी पृथ्वी का आकार जो है जियोइड है, यानी कि भूआब है। और दूसरी चीज ये कि चपटी अंडाकार के जैसा है जो उसका आकार है, और बीच से पृथ्वी जो है उभरी हुई है। ठीक है,
यानी कि एक अंडा होता है ना ऐसे जैसे चपटा हुआ, तो इसको यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है उभरा हुआ होता है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला चपटा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, बाकी ये थोड़ी सी बीच से जो है ना उभरी हुई है धरती अपनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है ना, तो अब चलिए इमेज पे ही यहीं पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्या है कि दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पे दोनों के पास क्या है, यहाँ पे चपटी है, ठीक है, लेकिन वही देखेंगे यहाँ पे क्या है, उभरी हुई है, यानी कि बाहर निकली हुई है। ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है, आप समझ गए होंगे यहाँ से आप। चलिए आगे देखते हैं। तो थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी क्या है, उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? तो आप कल्पना कर लीजिए, चपटी अंडाकार दिखती है। ठीक है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी के का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो ग्लोब जानते हैं आप सबको, जो है उकेरा गया है धरती को, जैसे कैसे पृथ्वी हमारी दिखती है वो चीजें जो है दिखाई गई हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। तो ग्लोब का ये बता रहा है कि कैसे कैसे आप ग्लोब बना सकते हैं, तो ये कुछ पढ़ने याद करने लायक नहीं है। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो आप सभी देखते हैं, जिसने भी ग्लोब देखा होगा, जब आप ये वाला पार्ट है अगर घुमाना चाहोगे तो आराम से घूमता है कि नहीं गोल, ये जो आपका अक्ष है इस पे क्या होता है, वो घूमता है अपने एक्सिस पे। तो ये दिखाने के लिए इसलिए लगाया जाता है ताकि आप समझ सके कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है ना पृथ्वी। ठीक है, यही चीज वो बताना चाह रहा है। अब यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको जो है ना, ये जो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जो एक काल्पनिक चीजें हैं, मिला रेखा है वो मिलाती है, जो उसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, जिसपे पृथ्वी जो है 23 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री जो है आपकी झुकी हुई है। वही चीज वो बताना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ थे, यहाँ पे थे, है ना। तो यहाँ देखते हैं अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लट्टू जैसे घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, और यही मानचित्र जो दिखाया गया वो कौन बनाए हैं, तो एलेक्जेंडर मेंडल ने बनाया था। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता पड़ती है। अब एड्रेस किसी का देना हो तो आप क्या दोगे, मान लो मुखर्जी नगर में रहते हो दिल्ली के, तो आपने कह दिया मुखर्जी नगर दिल्ली में आ जाना, तो मुखर्जी नगर एक छोटा सा घर तो नहीं है ना, तो आपके घर का एड्रेस तो नहीं मिला। अब उसको आप बताओगे कि मेरे घर के बगल में ये वाला स्टोर है जो स्थायी रूप से होता हो, तब आप जाके वहाँ पे पहुँचेगा। तो इसी तरह ग्लोब पे आपको किसी भी कंट्री की, किसी भी प्लेस की स्थिति दिखानी थी, इसके लिए जो है कुछ बिंदुओं का और कुछ रेखाओं का जो है काल्पनिक निर्माण किया गया, जिसके तहत जो है सभी के लिए ये यूनिवर्सल कर दिया गया कि हाँ ये वाली रेखा और ये वाली बिंदु जो है सबके लिए बराबर होगी, ताकि लोग जो है एड्रेस को सही से वहाँ पे पहुँच सके। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं, या किसी भी प्लेस की स्थिति बता सके। आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जो अभी अक्ष दिखाया था ना हमने, जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अभी हमने ये दिखाई थी, ये सुई। ठीक है, ये वाली जो सुई है ना, यहाँ पे ये सुई टाइप का दिख रहा है आपको, इसी को कह रहा है वो। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि अक्ष से क्या समझते हैं आप, तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो अभी आपने देखा ही, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, है ना, पृथ्वी का जो मिला रहा था वो सुई। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब यहाँ से ये घुमाया जा सकता है, उसी से आप लोग ये भी याद रखेंगे, जैसे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी जो है मूवमेंट कैसी करती है। वैसे तो हमने जब सौरमंडल पढ़ा था तो देखा ही था, जो सारे ग्रह जो हैं वो कैसे घूम रहे थे, पश्चिम से पूर्व घूम रहे थे। तो ये जो पृथ्वी है ना, वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, बाकी ग्रह भी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन वहीं फर्स्ट से देखेंगे लाइन से सेकेंड वन और लास्ट से सेकेंड वन, यानी कि आपका शुक्र यानी कि वीनस और आपका अरुण यानी कि यूरेनस। ठीक है, ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, ये जो है उल्टा जस्ट जो है घूमते हैं, यानी कि हमारी जब पृथ्वी जो है
पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। तो ये लोग कैसे घूमते हैं, ये दोनों पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनके पे जो ये दोनों ग्रह हैं, इन पे सूर्योदय कहाँ होगा, तो इन पे सूर्योदय पहले पश्चिम में होगा, ठीक है, और हमारे पृथ्वी पे कहाँ सूर्योदय होता है, पूर्व में होता है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब पश्चिम की जो दिशा है, बार बार कंफ्यूज ना हो आप कि कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व जो घूमने का इसकी स्थिति है वो आपको याद रहे, उसके लिए आप एक चीज याद रखिएगा कि पप्पू, ठीक है, पप्पू याद रख लीजिएगा, जिससे याद हो जाएगा आपको कि पश्चिम से पूर्व मूव करती है अपनी पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मतलब कभी भी पूछा जाता है ये किसी से भी। चलिए आगे देखते हैं। आगे था, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। अब जो हमने ये अक्ष देखा था ना, सुई जो मिलाए थे, वो कोई सुई नहीं है, वैसा हमने देखा तो नहीं है पृथ्वी कैसे घूम रही है क्या है, हाँ सब चीज़ें जो है काल्पनिक की गई हैं, ठीक है। तो काल्पनिक हमने वो जो है सुई का जो कल्पना, मतलब ये होता है कि सोचना, और एक जैसे कि मानते हैं ना मैथ्स में लेट एक्स, तो एक्स होता है क्या, नहीं होता, फिर भी हम एक्स मान के किसी का वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही हम ये जो सुई है उसको काल्पनिक है ये, ठीक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो अभी हमने देखा ही, दो बराबर भागों में कौन बांटता है, आपको सभी को पता है, विषुवत रेखा बांटता है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। अब ये वाला पार्ट देखिए, ऐसे गोल अपनी पृथ्वी है ना, तो उसको क्या करता है, बराबर दो भागों में बांट देता है ये, ठीक है, ये 0 डिग्री जो है, अब ये जो 0 डिग्री है बराबर दो भागों में बांटता है, इसे इक्वेटर भी कहते हैं और इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विषुवत वृत्त पूछा जाए तो क्या है, तो विषुवत वृत्त जो है एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हम उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है हम उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये तो याद करने की चीज़ नहीं है, ये तो समझने की चीज़ है, आप समझ गए होंगे। जो ये काल्पनिक रेखा है ना विषुवत वृत्त, ठीक है, ये वाली, तो ऊपर वाली भाग क्या हो गई, उत्तरी गोलार्ध हो गई, और नीचे वाली भाग क्या हो गई, दक्षिणी गोलार्ध हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे दक्षिणी गोलार्ध किसे कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध किसे कहा जाएगा, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो आप जानते ही हैं ये काल्पनिक वृत्त बनाएगी, जब ये पृथ्वी को ऐसे गोल हम लोग घुमाएंगे तो ये पीछे से भी गई होगी, ठीक है ना, ऐसे आई होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये विषुवत वृत्त इसीलिए कहा जाता है, और ये क्या करेगी, एक काल्पनिक वृत्त का निर्माण करेगी, ठीक है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि हम जब किसी की भी पृथ्वी पर कोई भी स्थान है ना, उसको जगह बताने के लिए कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, इसके लिए इस लाइन को जो है बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हम, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं, यानी कि समांतर रेखा या अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको अक्षांश जो है समांतर रेखा, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि समांतर क्या होता है, उसी के समान यानी उसी के पैरेलल जो है रेखा खींची जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे विषुवत वृत्त ये खींचा गया, फिर ये खींचा गया, तो ये सब क्या है, ये अक्षांश दिख रहे हैं ना आपको, ये अक्षांश है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के समांतर खींची जा रही है ना, तो इसी को कहना चाह रहा है वो कि बाकी जो विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं होती हैं, या विषुवत वृत्त भी एक अक्षांश रेखा है, ये सभी क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे देखिए दिया है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो विषुवत वृत्त क्या है, 0 डिग्री पे खींचा हुआ है, तो ये क्या है, आपको विषुवत वृत्त दोनों तरफ से ध्रुवों को, यहाँ पे था विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। इसका माप अब 360 डिग्री, आप सभी को पता है पृथ्वी जो है, अगर आप सर्कल भी बनाते हैं तो आप सभी को पता है क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। अब जब 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री क्या होगा, 360 का 1/4 होता है कि नहीं, है ना। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है कि ये अतः इसका माप जो है 360 डिग्री, अंश में हम अक्षांश को मापते हैं, आपने देखा ही अभी, तो 1/4 होता है, यानी 90 डिग्री 90 अंश होते हैं, ठीक है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश
उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश जो होता है आपको दक्षिणी ध्रुव अक्षांश को दर्शाता है। अब यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ से ये वाला तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर तक जाते हैं तो 90 डिग्री अंश तक जाते हैं ना, अपन अक्षांशों को अंश में मापते हैं, तो ये 90 ये हो गया और ये 90 ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये बताना चाह रहा है कि ये वाले पार्ट जो है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। कुछ खास नहीं है इसमें, बस समझते देखते जाइए, इसमें याद करने वाली कोई खास अभी चीज़ नहीं मिली, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। आप जानते ही, आप 23.5 डिग्री अगर कर्क रेखा की खींचते हैं आप, तो आपको बताना भी पड़ता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, है ना। यही वो कहना चाह रहा है कि ऊ से और द से दक्षिण को दर्शाते हैं, व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्र, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर कोई शहर या कोई जगह जो है अगर एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है तो वो क्वेश्चन में भी मेंशन किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में बेलो, आपका क्या है, बेलो होरिजेंटो, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये जगह का नाम जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, बेलो होरिजेंटो, दोनों क्या है, एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो जो है ये आपका विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिणी में स्थित है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दोनों एक ही अक्षांश पे हैं यानी कि 20 डिग्री पे ही स्थित है, लेकिन आप देखेंगे ये जो आपका चंद्रपुर जो महाराष्ट्र का है वो कहाँ है, तो उत्तर में है, लेकिन वहीं आप देखेंगे होरिजेंटो विषुववृत्त जो आपका दक्षिणी अमेरिका का है वो कहाँ है, तो वो दक्षिणी में स्थित, दक्षिण 20 डिग्री अंश जो अक्षांश है उस पे स्थित है ना। आप सभी को पता है ग्लोब में आप देखेंगे तो यह दक्षिणी में जो है आपका दक्षिणी अमेरिका पड़ता है और अपना भारत कहाँ पड़ता है, अपना भारत जो है इधर उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ वो बताना चाह रहा है कि दोनों है तो 20 डिग्री ही अक्षांश पे, लेकिन जो अपना महाराष्ट्र वाला है वो उत्तरी अक्षांश पर है, लेकिन वही जो आपका दक्षिणी अमेरिका वाला होरिजोंटो है वो कहाँ है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंस होता है, समझने के लिए बताया जा रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। चित्र 2.2 जो है 2.2 जो है उससे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये दिया है आपको 2.3 है, 2.2 दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है अक्षांशों को देखने के लिए, तो हमने ये देख ही लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन याद रखिएगा आप कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं ना, जो विषुववृत्त था उससे हम दूर जाते हैं तो क्या होता है, अक्षांशों का आकार जो है घटता जाता है। तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त बनेगा इक्वेटर पे, है ना। उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे बनते जाता है, ठीक है। यही चीज़ वो कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश देखेंगे हम, यानी कि जो महत्वपूर्ण कौन कौन से अक्षांश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो विषुववृत्त कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तथा दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिणी, है ना। तो आप सभी को पता ही है, यहाँ पे देखिए ये दिया है ना, दक्षिणी ध्रुव है ये, ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इनके बारे में हम देखते चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, तो आप सभी को पता है कर्क रेखा। चलिए हम यहाँ पे देखते, पहले एक चीज देखते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में ये बहुत जगह मिलेगा। आपको ध्यान रखना है पहले तो ये कि ये अक्षांश क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। ये विषुववृत्त हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये कर्क रेखा है। आप सभी को पता है कि 23.5 डिग्री जो देशा अक्षांश है वो क्या कहता है, कर्क रेखा को डिफाइन करता है। और वहीं नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वो क्या बताता है, ये मकर रेखा को बताता है। देखिए ऐसी कोई रेखाएं थी नहीं, हमने इसको काल्पनिक बनाया है, ठीक है। तो नीचे वाले को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ऊपर जो आपका उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कर्क रेखा इस ऊपर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और मकर रेखा
जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, 23.5 डिग्री दोनों में कॉमन है, बाकी उत्तरी और दक्षिणी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री तो ये भी है, मकर भी है, कर्क भी है, मकर भी है, लेकिन कर्क कौन है तो 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, क्योंकि ये चीज़, और हमारे भारत से कौन रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, आपका विषुवत और मकर रेखा नहीं गुजरती है। तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं तो अफ्रीका से गुजरती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों रेखाएं जो हैं आपकी अफ्रीका से गुजरती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये चीज़ें आपको यहाँ यहीं पे देख लीजिए, चलिए देखते बनते हैं। जैसे देखेंगे आप, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये अपना सन है। ठीक है, ये अपना सन हो गया, तो सन की जो है ना लंबवत जो किरणें होती हैं वो इन्हीं क्षेत्र में पड़ती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जो है आपकी सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ये वाला पार्ट जैसे हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस पे क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत नहीं पड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा कभी भी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें जो हैं आपकी लंबवत पड़ती हैं, और वहीं पे देखेंगे आपका कर्क रेखा के ऊपर वाले पार्ट, यहाँ वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में तिरछी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ तक तो जाते जाते सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बर्फ ही हमेशा ढका रहता है, बर्फ ही पाया जाता है ना, दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो। ठीक है, और ये वाला भाग, अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जब सनलाइट जो है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि सन बन सके। जैसे कि आप जब जानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए सन है, जब इसकी सूर्य की किरणें जो है लंबवत सिर्फ इन्हीं रेखाओं के बीच में पड़ रही है, यानी कि मकर और कर्क रेखाओं के बीच में ही पड़ रही है लंबवत, तो ज्यादा ऊष्मा सिर्फ यहीं पे ये देंगी, है ना, इसी वाले पार्ट में जो है ज्यादा ऊष्मा देंगी। इसी से इसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, आप उसके आगे चलोगे ना, आगे मिलेगा तो इसको देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि तिरछी पड़ रही हैं तो थोड़ी ऊष्मा प्राप्त होती है और थोड़ी नहीं भी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। और वहीं पे ये वाला देखेंगे, यहाँ पे तो सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं पाती है, तो ये शीत कटिबंधीय हो जाता है, यानी कि ठंडा ठंडा सा रहता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो अब आपको कभी भी एग्जाम में अगर ध्यान ना आए कि कौन सी डिग्री के बीच में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है और कौन सी डिग्री के बीच में जो है अक्षांश के उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, बस इतना एक टर्म आप लाइन याद रखोगे ना कि सन की लाइट जो है ना बस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत पड़ती है। तो इससे आप समझ जाओगे कि जब यहीं पे सूर्य की प्रकाश पड़ रही है तो यहीं पे ना गर्मी ज्यादा होंगी, तो यहीं पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाएंगे, और उसके बाद क्या होता है, तिरछी हो जाती है सनलाइट, तो वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि उष्ण और शीत दोनों के जो है मिले जुले वहां पे पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस आपको लाइन यही याद रखना है कि कर्क रेखा कहाँ से कितने पे आती है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और मकर रेखा कहाँ आती है तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक है, अब देखिए आपको कहा जाए कि सबसे ज्यादा जो है जैसे शीत आपने सुना होगा डोलड्रम, और आपका यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है यहाँ पे सुना होगा कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा कहाँ देखने को मिलती है तो विषुवत रेखा पे मिलती है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 से 5 डिग्री जो है ना 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच में जो है आपका डोलड्रम वाली जो है सिचुएशन पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि 0 डिग्री ऊपर जो है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में डोलड्रम वाली स्थिति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, शांत पेटी जिसे कहते हैं, है ना। चलिए आगे चलते। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा ना, बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जब ये आपको याद हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो अब 90 में से जब आप 23.5 डिग्री घटाओगे तो कितना बचता है, 66.5 डिग्री बचता है। तो ठीक है, तो आपको दो चीज़ें बस, ये लाइन जो है ना मैक्सिमम लोगों को याद नहीं हो पाता है कि किसके किसके बीच में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री हो गया, आप सभी को पता है कि जो ये वाला पार्ट है ऐसे, ये वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी से आप याद रखिएगा कि हाँ 23.5 डिग्री और फिर 66.5 डिग्री जो है आपको जो अक्षांश से हमें याद रखना है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। ठीक है, और उससे याद हो जाएगा आपको कि उत्तरी शीत कटिबंध कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे सूर्य की किरण पड़ेगी ही नहीं, उत्तरी ध्रुव पे, और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय और ये आपका उष्ण कटिबंधीय वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब वही सब चीज़ें जो है आपको, जो मैंने रटवा दिया अभी, वही चीज़ आपको मिलेगा। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। दूसरा आप याद रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत वृत्त आप सभी को पता है 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, एवं विषुवत रेखा जो है आपका ये वाला 66 डिग्री दक्षिणी में जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त को जो है दर्शाता है। ठीक है, हमने अभी देखा ना, यहाँ पे देखिए ये वाला देखा ना, ये वाला उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, और ये कौन सा है आपका 66 डिग्री दक्षिणी और ये 66 डिग्री उत्तरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि पृथ्वी के ताप कटिबंधीय, तो मैंने सबसे पहले ही आपको ये समझा दिया है, तो अब इसमें आपको समझने की कोई खास जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ते चलते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो है सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी। जब लंबवत किरणें पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे ऊष्मा ज्यादा प्राप्त करेगा वो सूर्य का वो रेखा, है ना। तो उस क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, यानी कि लंबवत नहीं होता। ठीक है, सिर के ऊपर नहीं होना का मतलब क्या हुआ, लंबवत नहीं होना। ठीक है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो है तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी वृत्त के तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वृत्त के बीच जो है वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें जो है शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। हमने देख ही लिया यहाँ पे, है ना, सनलाइट हमने पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंबवत पड़ रहा था, यहीं पे क्या हो रहा था, तिरछे पड़ रहा था। ठीक है, तो तिरछे पड़ रहा था तो यहाँ उष्ण और शीतोष्ण दोनों के प्रवृत्ति मिल रहे थे, इसलिए हमने इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा। और ये चीजें जो है ऊपर में भी सेम होती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम होती है। बस आपको ये याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ऊपर में कर्क रेखा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा ये चीजें। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। आप सभी को पता है वहां पे बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है ना, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी कि जो वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, इससे ऊपर वो जा ही नहीं पाता है सूर्य की प्रकाश जो है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, बर्फ ही बर्फ रहता है, यहाँ के क्षेत्र जो है आपको बर्फ से ढकने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध जो है क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अब उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो है क्यों होता है, कैसे होता है, किसके बीच होता है, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम देशांतर पढ़ते हैं। तो देशांतर देखिए, ये इमेज मैंने दिखाई दिया था कि ऊपर में ही हमने देख लिया था कि देशांतर ये तरबूज की तरह दिख रहा है, खरबूज की तरह, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हमें ये अभी अक्षांश को लेके देखा था अभी हमने चंद्रपुर, और आपका जो दक्षिणी अमेरिका का जगह था बोरी, क्या नाम था उसका, होरिजोंटो, है ना, होरिजोंटो जो जगह देखा था, तो अक्षांश पे देखा था। वैसे ही सेम चीज आपको कह रहा है कि यहाँ पे अब ये भी जगह जो है आपको याद रखना है कि महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में आपको कौन सा जगह है, प्रशांत मॉरिशस द्वीप। ठीक है ना, तो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है। तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है एनसीईआरटी में, जब ये दिया हुआ है ना, जो चीजें मेंशन की होती है वो याद रखना पड़ता है। जैसे वो क्वेश्चन पूछ देगा टोंगा द्वीप आप कहाँ देखेंगे, तो प्रशांत महासागर में देखेंगे। ठीक है, वही पूछ देगा मॉरिशस द्वीप आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। मॉरिशस द्वीप से करंट अफेयर इस बार बहुत टीचर के एग्जाम में पूछा गया था, है ना।
चलिए ये चीज आपको याद रखना है कि हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप देखने को आपको मिलेगा। जिनको मैप नहीं याद होगा उनके लिए बोल रही, ठीक है। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप, ठीक है। और ये दोनों जो द्वीप हैं आपके मॉरिशस द्वीप एवं टोंगा द्वीप, ये एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब इनकी स्थिति बताने में क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि आपने ये वाला जो है अक्षांश आपने बता दिया कि एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, आप वहां पे चले जाइएगा। तो वो व्यक्ति क्या पता हिंद सागर महासागर के मॉरिशस द्वीप पे चला जाए, या हो सकता है वो व्यक्ति आपको प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप पे चला जाए। वो कैसे पता करेगा कि इन दोनों जगह से जो है टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप में हम किसके पास हमको जाना था। मान लीजिए उसको टोंगा द्वीप में जाना है, तो उसके लिए एग्जैक्ट रास्ता क्या है वो कैसे जानेगा। इसलिए हमें और भी काल्पनिक रेखाओं की जरूरत पड़ी, जिससे ले देखेंगे आप अक्षांश के बाद हम देशांतर को भी लेके आए सामने, ठीक है ना। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा। ये हमने चीजें देखी ली, तो इसीलिए इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय या मोत्तर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रेखाएं बनी ऐसे वाली खड़ी रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो देशांतरीय या मोत्तर को लाया गया सामने, ठीक है। अब देखिए तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। तो अक्षांशों को भी अंश में मापा जाता है और इसे भी देशांतरों के अंशों में भी मापा जाता है, ठीक है। देशांतरों को भी प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो अब ये आपको याद रखना है कि अंश को हम मिनट में करेंगे और मिनट को जो है आपका सेकंड में विभाजित करेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, वैसे सबको पता ही होगा मिनट से सेकंड होता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। तो हमने ये चीजें जो है आपको बता ही दी थी। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो ये एक गया, ठीक है। अब ये भी हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम होते जा रहा है। यहाँ पे जब हम पोल पे मिला रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस जो है कम होते जा रहा है और ये डिस्टेंस जो है ज्यादा रहेगा विषुवत रेखा पे, ठीक है। वही वो कह रहा है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। तो हाँ, ये वाला जो पार्ट है वहां पे क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न यानी कि सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। लंबाइयां बोली जा रही है कि समान होती हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है, ठीक है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा गया, ठीक है। तो 0 डिग्री को एक सेंटर पॉइंट माना गया। आप देखते होंगे उस समय इंग्लैंड का जो है बोलबाला भी था। वहीं पहले देखेंगे भारत का बोलबाला था तो उज्जैन से लिया जाता था। विश्व में सभी समय जो है उज्जैन से देखे जाते थे, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन वही देखेंगे जब उसके बाद यूरोप वगैरह भी आया, उनके भी मतलब टाइम लिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो है बोलबाला था, और इंग्लैंड के देखेंगे आप मुख्य शहर जो है लंदन जो है, वहां से जो है ये 0 डिग्री जो है आपका प्रमुख यामोत्तर जिसे हम कहते हैं वो गुजर रहा था, ठीक है। और वो कहाँ से गुजरता है, लंदन के आप एक देखेंगे वेधशाला है, ठीक है, वहां से गुजरता है, ठीक है। तो मैक्सिमम बस को आपको ये याद रखना होता है कि लंदन के ग्रीनविच से होकर ये 0 डिग्री देशांतर जो है गुजरता है, जिसे हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। उसी को जो है एक मतलब एक होता है ना कि पार्टिकुलर सबके लिए मान देना, स्टैंडर्ड टाइम मान देना कि हाँ आप 0 डिग्री को ही ये मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रमुख यामोत्तर कहा गया 0 डिग्री को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर को अब आप क्या कहेंगे, प्रमुख यामोत्तर कहेंगे। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर जो है आपका उस समय इंग्लैंड का बोलबाला था। और वहां पे वैसे भी देखिए ये अच्छा भी दिखता है, क्योंकि अगर 0 डिग्री देशांतर जो है ना, अगर आप इसके इधर जाओगे 1 डे ट्रैवल करते हो तो एक दिन आगे जाओगे आप, और इधर जाओगे तो एक दिन पीछे जाओगे, तो थोड़ी सी परेशानियां लोगों को कम होगी, है ना। इसलिए ये क्या किया गया, इसको जो है माना गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में यानी कि पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने क्या किया था, ये पृथ्वी थी तो इसको अक्षांश दिया था 0 डिग्री वाला, तो ये क्या हुआ था, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध बटा था। लेकिन सेम क्या करेंगे आप,
ये वाला फिर से उसी पृथ्वी को आप इसी पृथ्वी को फिर से आप ये डिवाइड करते हो देशांतरीय भाग में, तो अगर एक देशांतर आप 0 डिग्री दे रहे हो तो इस वाले पार्ट को आप क्या कहोगे, इस वाले पार्ट को आप ईस्ट कहोगे यानी कि पूर्व कहोगे, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। और इस वाले पार्ट को क्या कहोगे, आपका पश्चिमी गोलार्ध, है ना, वेस्ट हो गया आपका ये। ठीक है, तो वही है कि जब अक्षांश पे आपने बांटा तो नॉर्थ गोलार्ध मतलब आपको दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध मिला, और यहाँ पे आपको जब आपने देशांतर से बांटा ये 0 डिग्री से तो आपको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये देखिए 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर जो है ये वाला है। ठीक है, जितना सीधा ये दिखाया गया है उतना सीधा है नहीं, बहुत सी जगह आपको आगे मिलेगा भी कि ये कौन से सागर से गुजरता है, कौन कौन सी कंट्री से जैसे गुजरता है। ठीक है ना, जैसे अफ्रीका, घाना, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, माली हो गया, इन सब से, यूरोप में देखेंगे आप स्पेन फ्रांस तो हो ही गया, इन सब से जो है ये गुजरता है 0 डिग्री। मेन आपको बस ये याद रखना है कि 0 डिग्री जो है ग्रीन बीच लंदन से गुजरता है, जहाँ पे एक प्रमुख उनका मतलब लाइब्रेरी या वेधशाला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को आप देखो। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये ग्रिड हो गया, यानी कि ये देशांतर हो गया और ये अक्षांश हो गया, है ना। इनके बीच क्या बन रहा है, एक ग्रिड बन रहा है ये। ठीक है, ग्रिड को देखो, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में दुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 26 डिग्री जो आपका अक्षांश है और 26 डिग्री क्या होगा, अक्षांश ऐसे हो जाएगा और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये जहां काट रही होंगी ना, यही प्लेस जो है आपका क्या हो जाएगा, धुबरी हो जाएगा। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्लेस की स्थिति जानने में। ठीक है, इसीलिए जो है आपका देशांतर और अक्षांश पाया गया। वैसे आपसे कोई पूछ दे कि अक्षांश जो है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो ध्यान रखिएगा अक्षांशों से हम तापमान एवं जलवायु का जो है पता करते हैं। जब भी हम जलवायु की बात करेंगे ना, किसी भी कंट्री की या किसी भी प्लेस की जलवायु पता करने के लिए, तो हम अक्षांशों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अक्षांश पे ध्यान देंगे। और वहीं जब हम दैनिक चीज़ें देखने को देखेंगे कि दिन और रात का, तभी तो हम लोग 5.5 घंटे आगे अभी मिलेगा आपको, तो हम देशांतर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे। वही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग से जो है आपको डिवाइड वो करने को बता रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिकल करने को बता रहा है, इसमें हमारे लिए कुछ खास नहीं है, तो इसको छोड़ते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो चीज़ है ये हमारे लिए खास है, तो थोड़ा सा मैं इसके इमेज को जो है सीधा कर लेती हूँ। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और जूम करते चलते हैं। आप सभी को पता होगा, आप लोग रटते ही होंगे कि 24 जोन जो है हमारे ग्लोब पे बांटा गया है, टाइमिंग जोन जो है आपका, है ना। अब ये देखिए ये ग्रीन बीच है, ये वाला चीज दिख रहा है आपको, ये ग्रीन बीच है और ये रहा आपका इंग्लैंड। यहाँ से आप देखेंगे ये जो है आपका GMT, आप लोगों को पता ही होगा, ग्रीन बीच मीन टाइम कहते हैं, है ना, GMT। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये अब जब भी आप इधर चलोगे, ईस्ट की तरफ चलोगे, तो क्या होगा, टाइम जोन जो है प्लस में होगा, है ना। और जब भी आप वेस्ट की तरफ चलोगे तो आपका टाइम जोन जो होगा माइनस में होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, इधर क्या होगा, प्लस होगा और इधर क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि आप 0 डिग्री जो प्रधान यामोत्तर है उससे जब भी आप पूर्व की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आपको समय जो है प्लस करना पड़ेगा, यानी दिन जो है प्लस करने पड़ेंगे। एक दिन आप आगे चलोगे, और अगर इधर चलते हो आप पश्चिम की तरफ 0 डिग्री से, तो आप एक दिन पीछे चलोगे, है ना, माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीजें आपको यहीं पे याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन जो है बनता है कि मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, तो आपका किसी भी कंट्री का ले लेगा, जगह पूछ देगा कि वहाँ पे कितने बजे होंगे, तो उस जगह को देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक जो है 15 डिग्री का जो है ट्रैवल पे इंटरवल पे ये देशांतर जो है खींचे जाते हैं। तो उसका देशांतर आपको पता होगा, तो वहाँ पे आराम से खींच पाएंगे कि 12 में वो प्लस करेंगे टाइमिंग, और इधर जाएंगे तो माइनस में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपने पृथ्वी के भारत के बारे में बताया गया है, देखिए यहाँ पे ये है ना,
5.5 घंटे हम क्या है ग्रीन बीच के टाइम से जो है GMT से जो है हम क्या है आगे है, प्लस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है भारत यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किधर? यानी कि पूर्वी गोलार्ध में इसमें एग्जिस्ट करता है। तो पूरब में जब भी आप बढ़ेंगे 0 डिग्री से तो समय जो है प्लस होता है। तो हम जो है GMT से प्लस यानी कि 5.5 घंटे आगे हैं। वैसे भी ये ना सब, जैसे देखिए हमारा भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, पूर्व में एग्जिस्ट करता है, पूर्वी गोलार्ध में। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो टाइमिंग है ना, याद अगर नहीं रहता आपको तो आपको इतना तो याद हो गया कि पूर्व में जब चलेंगे तो टाइम प्लस होगा, इसीलिए हमारा भारत क्या है 5.5 घंटे आगे चलता है। अब ये 5.5 घंटे ही आगे क्यों चलता है? क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो टाइम जोन है, जो हमने जिसको टाइम का माना है, जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वो कौन सी? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा। तो ये हो जाएगा, आप सभी को पता है 82 यानी कि 82.5 डिग्री हमारा है। अगर इसको आप 4 से गुना करोगे ना तो आराम से आप देखोगे 330 बटा कितना आ जाएगा आपको 60, क्योंकि हम सभी को पता है टाइम निकालने के लिए 60 लगा वो करते ही हैं। तो अभी जिसको इसको कटाओगे तो 11/2 आएगा, यानी कि 5.5 घंटे आपको दिख गया। ये 2 × 10 और 2.5 यानी कि 5.5 घंटे जो है हम आगे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है ना IST हमारा क्या है तो 82.5 डिग्री है, उसको इंटू 4 करेंगे। अब इंटू 4 ही क्यों किया जाता है, अब ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए इंटू 4 इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी को पता है 1 डिग्री के अंतराल पे जो है अक्षांश और या देशांतर दोनों खींचे जाते हैं, है ना। तो 1 डिग्री इंटरवल पे, यानी कि 1 डिग्री क्या कहेंगे इंटरवल को हिंदी में, 1 डिग्री अंतराल पर, है ना, 1 डिग्री अंतराल पर जो है आपका देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, तो अब 1 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। ये हमें अभी आगे मिलेगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, कि कैसे ये 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर, अभी आप फिलहाल यहाँ यही याद रख लीजिए कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। यही 4 मिनट जो है हम वहाँ पे जो है इंटू करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है ना कि 82 82.5 डिग्री को जो है आप 4 डिग्री से गुना करोगे तो आपको आ जाएगा 330 आपको 60 से मिनट होता है तो हम कर देंगे, और आपका 11/2 आएगा, यानी कि 5.5 घंटे जो है हम आगे हैं GMT से। बाकी आपको यहाँ याद रखना है, अगर क्वेश्चन बने कि GMT से भारत का समय रेखा जो है, समय जो है कितने घंटे आगे है तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये कई बार क्वेश्चन बना है और बनना भी चाहिए, जो यहाँ पे NCERT में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए हम ये 82.5 डिग्री है ना, वो कैसे हम लोगों ने जो है माना था। तो आप सभी ने ये चीजें तो देख ली ना कि देशांतर पे ही हम टाइम निकालते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1884 में ही 1884 में आपका 22 अक्टूबर शायद था, 22 अक्टूबर 1884 में आप देखेंगे वॉशिंगटन DC में जो है 0 डिग्री और 180 डिग्री को लेकर वहाँ पे मीटिंग हुई थी, और वहीं पे जो है आपने देखा 0 डिग्री और 180 डिग्री को जो है मान्यता मिली थी। तब से हम जो है जानते हैं। लेकिन भारतीय मानक समय कब से अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय जो है 1906 से माना गया था। 1 जनवरी 1906 से हमने स्टार्ट किया था इसको मानना। ठीक है, ये जो 82.5 डिग्री जो है अपना रेखा है। ठीक है, अब ये कैसे लाया गया था? तो सभी देशांतर पे हम जानते हैं दैनिक जो है निकालते हैं। ठीक है ना, समय निकालते हैं। तो देशांतर का हमारा आप सभी को पता है कि कितना है। पहले आपका इधर वाला जो पार्ट है ये कितना है 68 डिग्री आपका 7 मिनट, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 97 × 25 है, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। वैसे मैं ऐसे ही याद रखती हूँ 68/7 और 97/25, इसलिए मैं ऐसे लिख दी। तो 97/25 ये हो गया। अब हम इन दोनों को आप जब जोड़ोगे ना, आप जब दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बटा 2 भी करना है। क्यों? क्योंकि बीच का हम लोग समय निकाला है। लोकल समय आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे इसको मैं फ्रेश बता देती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे ऐड कीजिए 687 प्लस 97 डिग्री 25 मिनट बटा 2, ये कितना आ जाएगा 82 डिग्री 82.5 डिग्री। ठीक है, यानी कि 82.5 डिग्री आएगा। आप ये करके देख लेना। तो किसी भी देश का जो है ना मानक समय कौन सा रेखा को माना जाए, ये मानने के लिए क्या किया जाता है, उसके दोनों देशांतर जहाँ से जहाँ तक वो गया है। जैसे कि हमारे भारत का देशांतर आपने देखा है ना, भारत का देशांतर ये देखा ना आपने 97/25, और ये वाला आपको 68/7, है ना, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट
और 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपका क्या किया जाता है, ऐड करके डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। जो आता है उसको वो लोग मान लेते हैं, ताकि बीच का जो समय है, बीच को जो रेखा है मान लिया जाए, जिससे क्या होगा, दोनों को जो है दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। जो मिर्जापुर से हमारा 82 डिग्री है ना, वो मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी देश की आपका पता ही हो गया कि अब क्या मानक समय निकालना हो कौन सी देशांतर पे, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, डिवाइड 2 कर देते हैं, ठीक है। और जो बहुत छोटा होता है ना, जिनसे कम देशांतर से गए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 7.5 के जो मल्टीपल होता है उसमें लेते हैं, ठीक है। हम लोग 15 के मल्टीपल में लेते हैं, वो लोग 7.5 के लेते हैं। चलिए, जिनका छोटा होता है, अब ये समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको ये याद रखना था, बाकी चीज़ें तो मिलेंगी क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया है देशांतर और समय, तो ध्यान रखिएगा, समय की जब भी बात हो रही होगी तो देशांतर पे हम काम करेंगे, और जब भी जलवायु वगैरह निकालना होगा तो अक्षांश पे काम करेंगे। ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, ठीक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। अगर देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, जब देखते थे सनलाइट जो है उनके जस्ट सर पे पड़ रही है और छाया जो है सबसे छोटी बन रही है, तो वो समझते थे कि 12 बज रहा है ना। और वही जब लंबी बनती थी तो वो समझ जाते थे कि क्या सूर्यास्त होने का समय है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, क्या पहले के लोग ऐसे ही मानते थे, जैसे कि देखेंगे, चंद्रमा, ग्रहों एवं पृथ्वी से जो है वो लोग उनकी गति से मापते थे कि सूर्य की किरणें कब कहाँ पड़ रही है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, जो हमारी छाया है वो सबसे छोटी कब बनती है, तो दोपहर के समय में, जब सूर्य हमारे जस्ट सिर के ऊपर होता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी छाया हमारी बनती है। अब यहाँ पे चीजें जो कह रहा है कि हम गति से जो है निकाल सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त जो होगा, हम उसको उससे टाइमिंग मान सकते हैं। तो स्थानीय समय जो है पहले ऐसे ही माना जाता था, लेकिन स्थानीय समय में जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश मान ले, सबसे पहले सूर्योदय हमारे भारत में कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और वहीं गुजरात में आते आते सूर्य की प्रकाश जो है सूर्योदय होते होते 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, लगभग 30 डिग्री देशांतर जो है आपके मिलते हैं इसमें। तो ये बताइए, 2 घंटे का अंतर है, मान लीजिए कोई इंसान जो है गुजरात में ऑफिस है उसकी, और उसी का ब्रांच जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ के मेंबर्स जो ऑफिस वाले गुजरात वाले थे वो 6 बजे आ गए, ठीक है। इनने मतलब 6 बजे नहीं, सूर्योदय होते ही ये आएंगे गुजरात वाले, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत पहले, 2 घंटा पहले ही सूर्योदय हो गया है, तो वहाँ के लोग उठ के फ्रेश व्रेश होके आके यहाँ पे बैठ गए होंगे ऑफिस में। अब ये जब कनेक्ट करेंगे गुजरात वालों को, तो ये तो अभी सो रहे होंगे, है ना, गुजरात वाले, तो गुजरात वाले अभी सो रहे होंगे, तो कैसे फिर काम करेंगे। इसीलिए जो है एक मेन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया, ताकि जो है दोनों को दिक्कत ना हो। ये जो है यहाँ पे 6 बजेगा तो सबकी घड़ी में भारत के 6 बज जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है सूर्यास्त, सूर्य की और पृथ्वी चंद्रमा के ग्रहों के जो गति हैं उनसे जो है टाइमिंग नहीं लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे दे रहा है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ग्रीनविच पे हमने क्या कर लिया, जीएमटी पर एक समय जो है सबके लिए फिक्स कर दिया। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अब यहाँ फिर भी आप यहाँ पे भी फिर याद रखेंगे आप कि पृथ्वी की जो मूवमेंट है वो कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। पप्पू मैंने याद करवा ही दिया। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम पीछे, पूर्व आगे, ठीक है। उसके बाद समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूम लेती है, 360 डिग्री घूम लेती है। अब 360 डिग्री जब 24 घंटे में घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। 360 डिग्री बटा आप क्या कीजिएगा, 24 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री में घूमेगी, है ना। अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, है ना। अब इसको आप, मेरे ख्याल से मैथ सभी को आता ही होगा तो सभी जानते ही होंगे, फिर भी यहाँ पे कर देती हूँ। जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री, तो ये क्या होगा, 1 घंटे में यानी 1 आवर्स में कितना होगी ये, 360 बटा
आपको कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 24, है ना। तो 360 को 24 भागों में बांटोगे, या आप चाहो तो 24 × 15 कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। या चाहो तो आप 24 से 360 को कटाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, है ना। तो आप समझ गए 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी यानी कि पृथ्वी। जब 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। अब आप जब यहाँ पे ये समझ गए कि 1 घंटे में पृथ्वी हमारी 15 डिग्री घूम रही है, तो आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री में फिर कितने 15 डिग्री मान लीजिए 1 घंटे में घूमी, तो 1 डिग्री में कितने घूमेगी, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी 4 मिनट, है ना, घूमेगी ना। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है ना। तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि 60 मिनट में अगर 15 डिग्री घूम रही है तो 15 चौका 60, तो 4 मिनट में कितने घूमेगी 1 डिग्री। तो अब कोई भी पूछे कि 1 डिग्री में कितने होता है तो 4 मिनट होता है, ठीक है। समय निकालने के लिए आपको ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये हमने देख ही लिया, चलिए इसको शुरू से देख लेते हैं। तो 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 कर देंगे तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय जब वही देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 घंटा पीछे होगा, क्योंकि हमने देख लिया पूर्व की तरफ प्लस होगा और पश्चिम की तरफ क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है। 180 डिग्री को क्या कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन में 12 बजते हैं, ठीक है। तो ये पहले के लोग भी करते थे, जब सनलाइट जो है सूर्य पर पड़ता था तो सब समझ जाते थे कि 12 बज गया, है ना। इस प्रकार, क्योंकि पहले घड़ी थोड़ी ना हुआ करती थी, घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, तो स्थानीय समय इसे ही माना जाता है, ठीक है। दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होगा, ठीक है। हर मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय को क्यों मानते हैं, तो अभी मैंने बता दिया कि अगर गुजरात में कोई है ऑफिस और कोई का अरुणाचल प्रदेश में ऑफिस का, दोनों का एक ही ब्रांच है, तो वो दोनों के जो मेंबर्स होंगे अगर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा 2 घंटे का अंतर आएगा दोनों में। इसीलिए हम मानक समय को मानते हैं, स्थानीय समय को मानकर नहीं चल सकते हैं। अब वही चीज आपको यहाँ पे आगे समझाया गया है कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, इसलिए हम जो अपना स्थानीय समय है उसको लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखेंगे बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, ठीक है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे का, ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, तो आप सभी को पता है हमारा भारत कहाँ है, देशांतर से देखेंगे तो पूर्व में है और अक्षांश से देखेंगे तो उत्तर में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी देशांतर की समय की बात होती है तो हम देशांतर पे केंद्रित होते हैं, तो देशांतर हमारा क्या है पूर्वी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ये थोड़ा सा पूर्व याद रखिएगा, कहीं कहीं पश्चिम लिखा होगा आपको ध्यान नहीं जाएगा कि 82.5 डिग्री है, ठीक है, को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यानी कि यहाँ पे इस देशांतर पे अगर 6 बजे हैं तो सभी के घड़ी में भारत के 6 बजेंगे, ठीक है। मानक समय माना जाता है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में यानी कि शाम में है शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तो सभी को पता है हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके यहाँ रात होता है ना। देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है, ठीक है। तो हमने देखा ही ना, ये कितना हो जाएगा 5:30, 7:30 से दो घटाइएगा तो कितना आएगा 5:30 आएगा। और वैसे भी पता है कि भारत का जो यामोत्तर है समय का वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है
तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में कितने बजेगा? 7:30 बजेगा। ठीक है, शाम होगा। हम आधा दिन जो है बिता चुके होंगे। ठीक है, आधा दिन क्या, शाम बिता चुके होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। अब मान लीजिए जैसे रशिया है तो बहुत बड़ा क्षेत्र में है ना, रूस बहुत बड़ा कंट्री है, तो अब वहाँ पे जो है अगर मान लीजिए मेरिडियन टाइम आपने एक मान लिया बीच का समय, तो अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय का डिफरेंस हो जाएगा। जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में ही बस इतने में हमारे क्या होता है, 2 घंटे का अंतर आता है, तो रूस में सोचिए कितना घंटा का अंतर आ जाता होगा। तो इसलिए वहाँ पे एक समय मानक जो है निर्धारित किया जाए तो सभी को दिक्कत आएगा, है ना। इसलिए वहाँ पे कितने मानक समय लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक छोटे छोटे घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ विश्व में कितने टाइम जोन है, तो 24 है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो 1 घंटा में हमने 15 डिग्री देखा ही है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब यहाँ पे ये जो पैरा है इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि हमारे पृथ्वी पे कितने टाइम जोन है, तो 24 है, और रूस जो है कितने टाइम मानक को जो है लेकर चलता है, तो 11 मानक। बाकी का याद रखे ना रखे, रूस का जरूर याद रखिएगा कि वहाँ पे 11 समय जो है मानक समय जो है अपनाया गया है। ठीक है, बाकी देखिए और चैप्टर जो है डिटेल होते जाएगा, जितने हम आगे बढ़ेंगे उतना डिटेल होते जाएगा, तो हम उसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।